हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ये ऑलरेडी 2016 18 दिसंबर को ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका लेवल क्या है और आपको आपका प्रिपरेशन को कहाँ पहुंचाना है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको सीटेट और जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट कराऊंगा। उसके बाद आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चंस को। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। मतलब अधिगम को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, अधिगम में छोटे छोटे उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दोस्तों, एक टीचर अपना क्लासरूम को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली तब बना सकते हैं जब विषय वस्तु को, मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, विषय वस्तु को स्टूडेंट का अगर रियल लाइफ के साथ एग्जाम्पल देके उनको समझाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। जब क्लासरूम में विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है उस समय बच्चा का रियल लाइफ का एग्जाम्पल को के साथ ही उनको पढ़ाया जाए। उससे क्या होगा कि उनका अधिगम, जो लर्निंग है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब वो ज़्यादा सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राइमरी। दोस्तों, क्वेश्चंस को आप 2 बार पढ़िए, दिल दिमाग दोनों से, कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन ढूंढोगे, आंसर ढूंढोगे, तो आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ये नहीं कि आप फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर आंसर पढ़ोगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ोगे। नहीं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझ लेना है कि क्वेश्चंस को क्या चाहिए, तब आप आंसर की तरफ आगे बढ़िए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राइमरी लेवल का जो स्टूडेंट है वो किस वातावरण में सबसे ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगा, उनको सबसे ज्यादा सीखेंगे? जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की ज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। जहां अपने संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। रीजन क्या है? जहां उनके संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है। संवेगात्मक आवश्यकता क्या होता है? संवेगात्मक क्या चीज होता है? संवेगात्मक होता है प्यार, गुस्सा। तो बच्चा का संवेगात्मक रिक्वायरमेंट क्या होता है? कि प्यार होता है, उनसे अच्छे तरीके से आदमी बात करे, उनको जो चाहिए वो चीज उनको मिल पाए। इसीलिए संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति हो जाना चाहिए क्लासरूम में, और उनके अनुभव करने की वे महत्वपूर्ण हैं। मतलब उनको ये फीलिंग हो, ये अनुभव हो कि वो महत्वपूर्ण है, मतलब क्लास में उनका इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि क्लासरूम में टीचर आया और पढ़ा के निकल गया, तो बच्चा को ये समझ में नहीं आया कि उन बच्चा का महत्वपूर्ण कितना है क्लासरूम में, स्टूडेंट्स का कितना इंपॉर्टेंस है क्लासरूम में। इसीलिए अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बच्चा अपने आप फील करेगा, अपने आप अनुभव करेगा कि मेरा भी इंपॉर्टेंस है, उसका महत्वपूर्ण है क्लास में। इसलिए इसका आंसर होगा सही 4। दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु अतिरिक्त रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे
प्रोत्साहित कर सकती है। दोस्तों, एक टीचर अपना बच्चे को ज़्यादा उत्प्रेरित, ज़्यादा मोटिवेट कैसे उसको कर सकती है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाते हैं। प्रतियोगिता तक परीक्षण से मतलब स्कूल में ज़्यादा कंपटीशन करवा के व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर और उनमें चिंता और डर पैदा कर। दोस्तों, डर पैदा करना आज की तारीख में है ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है, उसमें आपको बच्चा के अनुसार ही पढ़ाना पड़ेगा। ट्रॉफी भी आप नहीं देख सकते हैं। ईमान मतलब इनाम भी देना और दंडित करना दोनों माना है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार पे। प्रतियोगिता करा के आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उनकी मदद करना। व्यक्तिगत निर्धारित करना, एक बच्चा का व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने मतलब एक बच्चा क्या बन सकता है, उसका लक्ष्य को निर्धारित करना और उस बच्चे को उस निर्धारित जगह पे पहुंचाने में उसको हेल्प करना, ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। आंसर क्या है? रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्याशरण करने में अच्छे बने। नेक्स्ट, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दोस्तों, प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी लेवल में एक इफेक्टिव टीचर का उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चे को उत्प्रेरित करने के लिए? तो उसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ, सीखने के लिए, बच्चे को सीखने के लिए, जिससे बच्चे वे जिज्ञासु बन सके। एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट एक टीचर को क्वेश्चंस पूछ सकता है तब जब उसके अंदर में भय, डर, ये सब चीज नहीं रहेगा। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में ये सारे चीज है कि एक बच्चे को आपको प्यार देके पढ़ाना है, बच्चे को खेल के द्वारा पढ़ाना है, उसको करके सिखाना है। इसीलिए बच्चे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास कब होता है? प्राइमरी लेवल में। जब, अभी देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा आंसर है। मध्य बचपन, वयस्क अवस्था, जन्मपूर्व, जन्म से पहले तो हो ही नहीं सकता है, वयस्क तक, जब तक वो वयस्क होगा तब तक उसका भाषा का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, भाषा विकसित। मध्य बचपन मतलब बचपन के बीच बीच में, लेकिन उससे पहले एक तो है प्रारंभिक बचपन के समय, जब इनिशियल स्टेज होता है बचपन का, उस समय भाषा का विकास सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का गौण वाहक हो सकता है? दोस्तों, मैं जब सोशलाइजेशन जब चैप्टर आपको मैं समझाया हूं, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं कि सोशलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्राइमरी मतलब प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा होता है द्वितीय या तो गौण समाजीकरण। इसीलिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि गौण के बारे में, समाजीकरण के गौण, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दिया कि ये आपका प्राथमिक समाजीकरण का बात नहीं कर रहा है, ये आपको गौण समाजीकरण मतलब द्वितीय समाजीकरण का बात कर रहा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या क्या आता है? फ्रेंड्स आते हैं और परिवार आते हैं, लेकिन गौण समाजीकरण में कौन कौन आते हैं? स्कूल्स आते हैं और आसपास का आदमी लोग आते हैं, या तो सोशलाइजेशन आते हैं। इसीलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकता है? अभी आप समझ गए ना कि गौण वाहक समाजीकरण के गुण कौन सा है। तो आंसर इसका क्या है? विद्यालय और आस पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो दोस्तों,
गौण समाजीकरण हम लोग पढ़े हैं कि विद्यालय और उसके आसपास जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे के अंदर में, उसको हम लोग गौण समाजीकरण बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आंसर, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करना, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन करना, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 4th, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित क्या क्या जरूरत है, अधिगम लर्निंग के लिए क्या जरूरत है? तो वयस्कों का व्यवहार का अवलोकन करना कोई मतलब नहीं है, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पूर्ण बलन। इसका सही आंसर होगा आपका 4th, जो विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बच्चा क्या करेगा? पर्यावरण मतलब उसका एटमॉस्फेयर, उसका आसपास का वातावरण को सक्रिय खोजबीन करेगा। जो भी पढ़ेगा वो आसपास के जो भी दिख रहा है उसके साथ वो रिलेटेड करेगा, को रिलेटेड करेगा, तो वो अधिगम उसके अंदर में अच्छा होगा, लर्निंग अच्छा होगा, वो सीख पाएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? दोस्तों व्यक्तित्व भिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, आपको जानना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नता क्या है? इस दुनिया में हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। उसका फेस भी अगर सेम हो जाता है, उसके अंदर में जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है, वो हर एक बच्चा में अलग अलग होता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नताएं हर एक बच्चा में हो, हर एक बच्चा का अलग अलग विकास और वृद्धि हो सकता है, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नताएं के चलते। अभी क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। अपनी कक्षाएं की व्यक्तित्व भिन्नताएं, अपनी क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सारे का ग्रोथ डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकता है। उसे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उसको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो। दोस्तों सही आंसर होगा इसका 2, बच्चे से बातचीत करें और उसका दृष्टिकोण को महत्व दें। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते उनका ग्रोथ अलग अलग होता है, लेकिन आप क्लासरूम को कैसे डिवाइड करोगे? तो जब आप पढ़ाओगे उस समय हर एक बच्चा का अटेंशन आपके प्रति, क्लास के प्रति कैसा है, उस हिसाब से आपको सेपरेट करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के स्वरूप NCF 2005 नेशनल करिकुलम फॉर्म वर्क के अनुसार शिक्षक का क्या भूमिका होता है? इसके अनुसार पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है? अधिनायक, अधिनायक। दूसरा दिया हुआ है अनुमातिपरक, सुविधावाद